बिजनेस में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट आखिरकार क्या होता है, यानी कि आपको बिजनेस किस तरह से एक परफेक्टली मैनेज करना है। तो मेरे क्लाइंट है तो उनका ऑनलाइन ई कॉमर्स का ही काम है। उन्हें चैलेंज आता है कि जो उन्होंने टीम रखी हुई है वो एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिवली मैनेज ही नहीं कर पाती, जिसमें उनकी कॉस्ट भी इनकर हाई हो रही है प्लस सेल्स भी कन्वर्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि उसके पास राइट टीम हो। उसको देखना चाहिए कि उसकी जो टीम है वो सेल्स के रिगार्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑपरेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। तो अगर एक छोटा बिजनेस है, मान लीजिए कि किराने की शॉप खोलनी है, वो भी एक छोटे बिजनेसमैन के लिए बिजनेस हो सकता है कि चलो उसको एक किराना शॉप छोटी खोलनी है, उसके लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं। देखो बेसिकली किराना की आइटम लो वैल्यू वाली होती है। पुराना ट्रेंड चलता था कि भी वो घर में ही शॉप खोल लेते थे, तो उसमें क्या है कि उनका चलो रेंटल कॉस्ट बच गया बट वो बिजनेस स्केलेबल नहीं कर पाता। आप जिस काम में काम कर रहे हो, मान लो आपका फैशन का काम है, शादी सीजन था, आपकी सेल ज़्यादा होगी बट वो उससे जंक्शन में चले जाते हैं, अब तो मेरा बिजनेस अच्छा ही चल पड़ा, अब वो स्मूथ हो गया है। अब जब 2-3 महीने अच्छा चला उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया, उन्होंने तो पर्सनल खर्चे कर लिए, कोई ट्रिप लगाया, किसी ने भी सोचा कि मैं घर की डाउन पेमेंट करके बाकी लोन ले लूँ, किसी ने गाड़ी का लोन उठा लिया, अब EMI का प्रेशर और बढ़ जाता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे ही एक क्लाइंट को 73 lakhs का नोटिस आया था GST पेमेंट का। कई बिजनेसेस आ जाते हैं पार्टनरशिपों में, जब तो स्टार्टिंग फेज आता है तब तो ठीक है, जब वो बिजनेस ग्रो करता है तो पार्टनर्स में ही डिस्प्यूट कहीं ना कहीं पैदा होने शुरू हो जाते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका बिजनेस माइंडसेट के तीसरे और आखिरी पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि बिजनेस में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट आखिरकार क्या होता है, यानी कि आपको बिजनेस किस तरह से एक परफेक्टली मैनेज करना है। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल भी है, आप बिजनेस शुरू कर देते हैं, बैंक भी आपको लोन दे देता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से बिजनेस को मैनेज किया जाता है, तो वहां पर फिर आपकी जो है कैपिटल भी खतरे में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, जो कि है CA आशीष सिंगला जी। तो आशीष सिंगला सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे इस आखिरी पॉडकास्ट में, जो कि है बिजनेस माइंडसेट। और सर आपसे कई सारे सवाल करने हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि अगर किसी को एक चैलेंज के बारे में नहीं मालूम है कि कौन कौन से चैलेंजेस आखिरकार एक नए बिजनेस को आते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ये पॉडकास्ट सीरीज देख रहे हैं, इनको ये मालूम पड़ चुका है कि किस तरह से एक बिजनेस को रजिस्टर किया जाए, किस तरह से पहला स्टेप होना चाहिए, किस तरह से बैंक से लोन मिलेगा, लेकिन ये भी चीज जरूर मालूम होनी चाहिए कि आखिरकार एक बिजनेस को कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो सर ओवर टू यू। मैं सर सबसे पहले व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम वो चैलेंजेस कवर करेंगे जो एक बिजनेस की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है उसको मैटअप करना। ठीक है जी। तो हम अपने चैलेंजेस को सेग्रीगेट करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकता है जब उसने एक अपने बिजनेस को एग्जीक्यूशन में लेके आना है, तो हम उसे पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो मान लो कि अभी आपने, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया, कि आपने सप्लायर आइडेंटिफाई कर लिया, रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई कर लिया, हमने कस्टमर भी आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोडक्ट का भी आपको पता है कि हमने क्या कस्टमर तक पहुंचाना है। तो उसके बाद जो एक मेजर चैलेंज आता है एक बिजनेस को, वो आता है राइट टीम सिलेक्शन। आप देखोगे जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सक्सेसफुल होने का कारण एक है कि उनके बैक एंड पे राइट टीम वर्क कर रही है। उनके पास प्रोडक्शन हेड भी है, ऑपरेशन के लिए भी है, मार्केटिंग के लिए भी है, सेल्स के लिए भी है। तो एक चाहे बिजनेस छोटा हो, अगर एक प्रोप्राइटर या इन कंपनी ये सारे रोल खुद अदा नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए कि अपनी टीम में प्रॉपर पर्सन रखें जो इन सारे रोल्स को कंप्लीट कर सके। अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ, मेरे क्लाइंट है तो उनका ऑनलाइन ई कॉमर्स का ही काम है। तो उन्हें चैलेंज आता है कि जो उन्होंने टीम रखी हुई है वो एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिवली मैनेज ही नहीं कर पाती, जिसमें उनकी कॉस्ट भी इनकर हाई हो रही है प्लस सेल्स भी कन्वर्ट नहीं हो रही। तो वो उस चीज़ में क्या है कि उनका वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, और जो बिजनेस को एक ब्रेक इवन, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक सेल्स चाहिए, ये एक बिजनेस जो है अपने मंथली खर्चे उसको मैटअप कर सके, वो मैटअप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि उसके पास राइट टीम हो। चाहे वो, उसको देखना चाहिए कि उसकी जो टीम है वो सेल्स के रिगार्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑपरेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। अब किसी टीम, किसी कंपनी में या किसी फर्म में मेजर चैलेंज आता है कि उनके पास प्रोडक्शन हेड नहीं है,
जो इफेक्टिवली लेबर्स पे चेक रख सके, वो इफेक्टिवली देख सके कि यार वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो गलत तो नहीं होगी है। अभी कई बार होता है कि भी उन्होंने लोड प्रिपेयर कर दिया, एट द एंड पता चला कि उन्होंने इस पे जो एक स्पेसिफिक काम करना था, जो एम्ब्रॉयडरी करनी थी, वो गलत हो गई है। अब एक प्रोप्राइटर के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए ये सब चीज़ें देखना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उसने बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी है। तो एक तो उनके लिए मेजर चैलेंज जो है वो टीम को डिसाइड करने का, जो उन्हें इफेक्टिवली करना चाहिए। तो अगर एक छोटा बिजनेस है, मान लीजिए कि किसी को एक से किराने की शॉप खोलनी है, वो भी एक छोटे बिजनेसमैन, वो भी एक न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस हो सकता है कि चलो उसको एक किराना शॉप छोटी खोलनी है, तो उसके लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं? मतलब इस अगर न्यू टीम की, अगर जैसे आप बात कर रहे हो कि आपकी जो टीम अच्छी होनी चाहिए, तो देखो अगर किसी ने छोटी किराना शॉप खोलनी है तो वो भी आ जाता है कि उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, जब बिल्कुल ही स्मॉल स्केल पे शॉप खोलनी है, ठीक है। तो उसके लिए चैलेंजेस क्या हो सकता है? देखो बेसिकली किराना की आइटम लो वैल्यू वाली होती है, ठीक है। और आजकल जितना इंस्टा या सोशल मीडिया का जोर है, वो कहीं ना कहीं ट्राई भी करते रहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे भी अपनी शॉप्स को प्रमोट करें, ठीक है। ठीक है। उनमें जो मेजर चैलेंजेस होता है कि या तो अगर वो घर, आजकल पुराना ट्रेंड चलता था कि भी वो घर में ही शॉप खोल लेते थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उनका चलो रेंटल कॉस्ट बच गया, बट वो बिजनेस स्केलेबल नहीं कर पाता, ठीक है। तो उनके लिए चैलेंजेस जो मेजर रहते हैं वो सेल्स अचीव करने के रहते हैं, क्योंकि स्टॉक तो उन्होंने एक बार भर लिया, मान लो छोटी शॉप उन्होंने 5 लाख भर लिया, 10 लाख भर लिया, वो स्टॉक उनका इंटैक्ट रहना ही रहना है, मतलब इतना पैसा उनका बिजनेस में लगा ही रहना है, और उसमें मार्जिन 5% 10% इससे ऊपर वे नहीं अचीव हो पाते। तो वहां पे उन्हें देखना चाहिए कि क्या मेरी सेल इतनी हो सकती है मंथली, लोकल एरिया को असेस करके कि यार यहाँ पे कितने का मेरे कस्टमर्स आ सकते हैं, कितने का कंज्यूमर्स हैं, कि भी मेरी सेल उतनी अचीव हो जाए कि भी मैं जो भी उसने फिक्स किया हुआ है कि मेरे को मंथली अपने बिजनेस से 50,000 या लाख का प्रॉफिट निकालना है अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, वो अचीव हो सके। और कहीं ना कहीं देखो अगर किराना शॉप भी उन्हें 1 या 2% तो रखने ही पड़ते हैं फिर भी, क्योंकि ना तो सामान खुद वो लेके आ सकते हैं, प्लस कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं जब सामान खरीदता है तो उसे चाहिए कि जो शॉप का ओनर है उससे थोड़ी सी बातचीत हो जाए, उसे पता हो कि भी शॉप ओनर कौन है, कैसा है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। एंड उसके साथ अगर उसकी सेल्स अगर ज्यादा होती हैं तो फिर वहां पे वो चैलेंज हो सकता है कि उसके पास एक अकाउंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको उनके पास सीए अच्छा होना चाहिए, जो कि उनकी रिटर्न्स सही ढंग से फाइल करे। मान लो कि वो किराना स्टोर ग्रो कर गया, मान लो उसने डिपार्टमेंटल स्टोर में भी कन्वर्ट कर लिया, तो इन्वेंट्री चेक उसके लिए बहुत मैटर हो जाता है कि भी यह तो नहीं है कि उसके पास एक्सपायरी आइटम्स आ रही हैं, या उसमें भी उसका रोल क्या रह जाता है, या जो उसकी टीम का रोल है कि भी मैं स्टॉक को टाइमली रिप्लेस करता रहूँ, कि भी अगर उसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है वो रिप्लेस भी होता रहे स्टॉक, या कोई स्टॉक एक्सपायर हो गया उसकी जगह नया स्टॉक आए, या मेरा कोई स्टॉक आउट ऑफ द स्टॉक चल रहा है तो वो भी साथ साथ ऑर्डर होता रहे। यहाँ पे लीफो एंड फीफो जो कंसेप्ट चलता है वो भी प्रॉपरली, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड ऑल, ये सारे कंसेप्ट भी अच्छे से चलने चाहिए। जो लीफो और फीफो है वो बेसिकली अकाउंटिंग के ऊपर मैटर करता है कि हम कौन से अकाउंटिंग यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टॉक है बुक्स में उसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है। ओके। तो उसमें मैटर करता है कि आपका अकाउंटेंट कैसे चीजों का कंप्लायंस कर रहा है। अभी ऐसे मैं पढ़ रहा था तो एक फर्म को नोटिस इसीलिए लगा क्योंकि वो स्टॉक तो ले रहे थे बट माल कच्चे में दे रहे थे। तो जब डिपार्टमेंट ने, अभी देखो उनके पास भी एआई टूल्स अच्छे हैं, उन्होंने देखा कि यार ये बंदा स्टॉक पे स्टॉक खरीदी जा रहा है, सेल कर नहीं रहा, तो जब उसकी इंस्पेक्शन ही वहां पे स्टॉक भी नहीं था तो इट मींस उसने कच्चे में निकाल दिया। अब वहां पे उसके अकाउंटेंट का रोल आ जाता है जो भी कर रहा है कि भाई आप पक्के में बिलिंग करो, या जो सेल अकाउंट में आई है तो उसको अकाउंट फॉर कर। और एक कॉमन जो छोटा व्यापारी है वो इन चीजों को इग्नोर कर देता है, या वो कहता है कि जो देख रहा है मेरा अकाउंटेंट या सीए देख रहे हैं, बट क्या वो इफेक्टिवली हो रहा है काम या नहीं हो रहा वो उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखते, बट वो चेक भी फिर साथ के साथ जरूरी है। अब सर इसमें ना एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट आता है कि अभी ना जैसे जितने भी किराना शॉप्स हैं या छोटे शॉप ओनर्स हैं तो वहां पे ना क्यूआर कोड सबने लगा रखा है। अब वो क्यूआर कोड या तो उनके सेविंग अकाउंट से अटैच है या फिर करंट अकाउंट से अटैच है। अगर वो क्यूआर कोड करंट अकाउंट से अटैच है तो वो तो उनका सेल्स का पार्ट बन जाता है, लेकिन अगर वो क्यूआर कोड एक सेविंग अकाउंट के साथ अटैच है तो वहां पे ऐसा भी देखा गया है कि कई जगह जो है इनकम टैक्स के नोटिस आए हैं। तो इस चैलेंज को किस तरह से मिटिगेट किया जाए? उसका कारण है कि एक ना जनरल मिसकंसेप्शन चल रही है कि अगर मेरा जो पैसा है, जब मेरी जो इनकम है वो करंट में आ रही है तो हमने टैक्स देना है,
सेविंग में आ रही है तो हमने टैक्स नहीं देना। तो उस चीज में ही लोगों को क्लैरिटी चाहिए कि जो इनकम आपके पास आ गई है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है या आपको कैश रिसीव हो गया है, उस पर टैक्स देना ही देना है। हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं बोलता कि भाई अगर तुमने सेविंग में पैसे ले लिए तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं अपनी सेल्स सेविंग में भी अकाउंट फॉर कर रहा हूँ तो उस पर टैक्स लगता है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कई बार वो आप लगा एंटरप्रेन्योर के एंगल से गलती हो सकती है या उसके अकाउंटेंट के एंगल से गलती हो सकती है। वो क्या है कि करंट का डाटा ही अकाउंट फॉर करते हैं, वो सेविंग का डालते ही नहीं है। अब मान लो मेरे करंट में आए 20 लाख रुपया एक मंथ में, सेविंग में आ गया 5 लाख, तो जो टैक्स है मेरा वो 25 लाख पे कैलकुलेट होना चाहिए, बट वो क्या करते हैं वो 20 लाख पे कर देते हैं। तो जब डिपार्टमेंट अपनी असेसमेंट करता है वो देखता है कि यार इसने तो 5 लाख पे टैक्स ही नहीं दिया, जिस वजह से वो नोटिस ट्रिगर हो जाता है। ओके, एंड इसके बाद और कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं सर? उसके बाद जो दूसरा चैलेंज मेन रहता है वो है आपकी जो कैपिटल है, आपकी बिजनेस में खुद की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक जर्नल अगर हम बेस लेके चले तो एक प्रोप्राइटर, एक एंटरप्रेन्योर के पास कम से कम 3 से 4 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है वो खुद के पास होना चाहिए। ठीक है, वो पैसा रखते नहीं है। जब उन्हें लगता है कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेरे को तो पहले दिन से या पहले मंथ से सेल आनी शुरू हो जाएगी, मेरे खर्चे निकलते रहेंगे। बट ऐसे बिजनेस का इतना इजी वे में स्मूथली चलना बड़ा टफ हो जाता है। तो जब वो टफ हो जाता है फिर वो अल्टरनेटिव सोर्सेज से फंडिंग ढूंढते हैं। कुछ लोग एनबीएफसी के पास चले जाते हैं, कुछ क्या है कि प्राइवेट लेंडर से पैसा उठा लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे, फिर वो इंटरेस्ट का प्रेशर भी उनके पास चलता रहता है, जिस चक्कर में क्या है कि बिजनेस जो है वो एक तरह से अगर वो सेल अचीव भी कर रहा है, हम कह रहे हैं कि उसने ब्रेक इवन भी अचीव कर लिया, बट वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी कॉस्टिंग है, प्राइवेट लेंडर्स को इंटरेस्ट, एनबीएफसी को इंटरेस्ट, उनको ईएमआई, उस चक्कर में वो क्या है कि बिजनेस का पैसा एक तरह से बाहर जाना शुरू हो जाता है, जो उन्हें इम्पैक्ट करना शुरू कर जाता है। हाँ, ये चीज़ देखा भी गया है कि हम मतलब बीइंग अ बैंकर हम भी ये देखते हैं, हम क्योंकि हम काफ़ी ये असेसमेंट करते हैं स्टेटमेंट से कि वो अपने अकाउंट से या तो अपनी मतलब फर्म से कितना कैपिटल वो विड्रॉ कर रहे हैं, कैश में कितनी पेमेंट्स ले रहे हैं, बाकी सेविंग अकाउंट्स में कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि अगर हमने किसी भी फर्म को अगर हमने लेंडिंग की है, अगर वर्किंग कैपिटल हमने दिया है, तो वहाँ पे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पेमेंट्स किसी जिस भी वेंडर को उनको करनी है वो वेंडर को, सप्लायर को पेमेंट्स हो, या फिर और बाकी जो भी उनके मंथली के एक्सपेंसेस है वहाँ पे उनकी पेमेंट्स हो। अगर वो कहीं पे भी फंड्स को डाइवर्ट करते हैं तो वो डाइवर्जन ऑफ फंड में आता है, जिसकी वजह से फिर बैंक जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी उन पे हो जाता है। बेसिकली सर बैंक भी डाइवर्जन को इसलिए सीरियसली लेता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजनेस का पैसा बिल्कुल मिसयूटिलाइज हो रहा है। जब बिजनेस को उसका पैसा नहीं मिलेगा जो उसका फ्यूल है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ने खराब होना ही होना। बिल्कुल, बैंक मतलब तभी यही देखता है कि बैंक कहता है कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रहना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस अपने नहीं करने चाहिए उससे। एक अनदर चैलेंज ये होता है कि मान लो उनके पास कैपिटल भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, चलो उन्होंने टीम भी हायर कर ली, ठीक है, उसके बाद जो उनका खर्चा है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भी आपने बिजनेस अच्छा चल गया, मतलब मे बी रीजन हो सकता है कि उस टाइम सीजन हो, आप जिस काम में काम कर रहे हो, मान लो आपका फैशन का काम है, शादियों का सीजन था, आपकी सेल ज्यादा होगी, बट वो उस जंक्शन में चले जाते हैं अब तो मेरा बिजनेस अच्छा ही चल पड़ा, अब वो स्मूथ हो गया है। अब जब 2-3 महीने अच्छा चला उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया, उन्होंने तो पर्सनल खर्चे कर लिए, कोई ट्रिप लगाया, किसी ने भी सोचा कि मैं घर की डाउन पेमेंट करके बाकी लोन ले लूं, किसी ने गाड़ी का लोन उठा लिया, किसी ने अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर ली। जब वो चीज़ हो जाती है उसके बाद जब बिजनेस थोड़ा डाउन साइज जाना शुरू हो जाता है, फिर परेशान होके वो फिर से चीज़ें बैक टू नॉर्मल लेकर आनी टफ हो जाती है। अब ईएमआई का प्रेशर और बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली क्या है कि बिजनेस फिर से डाउन पोजीशन में चला गया। तो मतलब अगर किसी को, जैसे आपने बताया कि कोई ट्रिप्स पे चला जाता है, कोई खर्चे करना है, तो कब जाना चाहिए फिर? सर देखो, या तो क्या है कि मान लो आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि भाई मेरे बिजनेस जो है वो जिस लेवल पे चल रहा है उसने 1.5 लाख रुपया महीना निकाला है, ठीक है, अब उसको सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट में 40-50% अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए बिजनेस का। वो एक्चुअली बिजनेस में क्या करते हैं कि रोलिंग चलती है, उनके हिसाब से वो रोलिंग है। अब उस रोलिंग के चक्कर में क्या होता है कि
इमरजेंसी फंड कभी क्रिएट ही नहीं हो पाता। या तो अगर उन्होंने अपने ट्रिप्स करने हैं, ठीक है, अपनी ईएमआई पे करनी है, एक लिमिट सेट कर ले कि भी मैंने हर मंथ इस बिजनेस से इतना पैसा निकालना है। अब वो डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है। कितना अर्न कर रहा है? मान लो मेरा बिजनेस 1 लाख अर्न कर रहा है, मैं उसमें से 80-85 हजार ही निकाल रहा हूँ, 15% ही उसमें छोड़ रहा हूँ, तो उसका सर्वाइवल ऑटोमेटिकली कम मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें 40-50% मेरा मानना है कि होना चाहिए। अभी आप कुछ देखोगे ना बिजनेसमैन के भी, जैसे हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, वो कहीं जाते हैं, वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हम 10% ही निकालते थे, 90% हम बिजनेस को देते थे कि यार उस जब तक चलेगा नहीं हम निकालेंगे नहीं। बिल्कुल। हमारे यहाँ छोटे, क्योंकि घर को भी चलने के लिए पैसा चाहिए, तो वो चीज हो नहीं पाती। हम 50% से ऊपर की विड्रॉल करने लग जाते हैं, 60%, 70%। अभी आप देखोगे आपके पास बैलेंस शीट आती है, कई बार क्या होता है कि उनकी 31/24 में 50 लाख की कैपिटल है, 31/25 में 40 लाख रहेगी, फिर 30 लाख रहेगी। तो वो अल्टीमेटली बिजनेस का पैसा ही है। हम कैपिटल विड्रॉल को इसीलिए तो नेगेटिव मानते हैं, और फिर वहां पे फंडिंग हो भी नहीं पाती, अल्टीमेटली बैंक रिजेक्ट कर देते हैं। बैंक कहता है कि अरे तो अपना पैसा निकाल रहा है, अपना पैसा निकाल रहा है, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अगर उसने अपना पैसा ही निकाल लिया तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा सर, इसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट आती है कि जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेट्स से जैसे जीएसटी में रेट्स बढ़ गए, जैसे टेक्सटाइल में भी रेट्स बढ़ा दिए हैं, कुछ इसमें सेगमेंट में चेंज किया है, या फिर कभी ऐसा हो गया कि जीएसटी का नोटिस आ गया, जीएसटी के ड्यूज का नोटिस आ गया, या फिर इनकम टैक्स के ड्यूज का नोटिस आ गया, तो ये एक कितना इम्पैक्ट एक बिजनेस पे डालते हैं? अगर मान लो आपको कि असेसमेंट का नोटिस आ रहा है, तो पहले तो आपको ही फिल्टर आउट करना चाहिए कि वो नोटिस आया क्यों है। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे ही एक क्लाइंट को 73 लाख का नोटिस आया था जीएसटी पेमेंट का। ठीक है। बट अल्टीमेटली वो पूरा ऑर्डर नलिफाई हो गया। रीजन भी क्या है, आजकल कुछ नोटिस निकलते भी एआई बेस है। ओके। अब उनका काम था फोर्जिंग का, आयरन फोर्जिंग करते थे वो, और डिपार्टमेंट ने उनका सारा जीएसटी वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब उसको ब्लॉक क्रेडिट में डाल दिया कि आयरन जो है वो बिजनेस के लिए यूज ही नहीं हो सकती। ओके। ठीक है। तो जब उनके पास गए, उन्हें बताया कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ये है, प्लस उन्होंने कुछ सिस्टम से नोटिस निकले कि आपने सीमेंट का क्रेडिट ले लिया जो इनएलिजिबल है। तो जब हमने रिटर्न्स प्रोड्यूस की, हमने सीमेंट का क्लेम ही नहीं किया हुआ था। तो बेसिकली आपका होमवर्क डिसाइड करता है आप कितने जेन्युइन वे से काम करते हो। अगर आप रेगुलर टैक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके ऊपर वो प्रेशर आएगा ही नहीं। अभी कई बार क्या होता है, हम डिपार्टमेंट की कंप्लायंस को ही निगलेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं ठीक है यार 5 महीने बाद इकट्ठे जीएसटी भरे। तो जब 5 मंथ्स बाद वो इकट्ठे प्रेशर आता है, फिर वो बिजनेस झेल ही नहीं पाता, चाहे वो फिर छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छा सर, एक चीज इसमें कि जो जीएसटी है, जैसे आपने बताया कि जीएसटी फिल करना होता है, तो इसमें 2 तरह के जीएसटी आते हैं। एक वो आते हैं जिनको मंथली जीएसटी फाइल करना होता है, एक वो आते हैं जिनको क्वार्टरली करना होता है। इसके अलावा भी कुछ और होता है? सर इसके अलावा देखो, गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम निकाल लिया कि जो वो बेसिकली बेनिफिट उन पर्सन्स के लिए है जिनका काम एंड कंज्यूमर्स का ज्यादा है और वो जीएसटी पे नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि किराना शॉप है, ठीक है, अभी किराना शॉप अगर कंपोजिशन स्कीम लेता है। कंपोजिशन स्कीम क्या हुई सर? कंपोजिशन स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर तो नॉर्मल पर्सन है जिसके पास जीएसटी है, तो वो क्या करेगा, जब परचेज करेगा तो जीएसटी पे करता है, जब वो सेल करता है तो जीएसटी चार्ज करता है। ठीक है। जो नेट है उस पे वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। कंपोजिशन स्कीम बेसिकली क्या है कि जो चाहे छोटे व्यापारी हैं या जो कहते हैं कि यार मेरा कस्टमर तो टैक्स ही नहीं देता, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या है कि वो कस्टमर से चार्ज ना करे, ना वो आईटीसी क्लेम करे, वो जितनी सेल है उसका डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। सर्विस प्रोवाइडर हो, रेस्टोरेंट वाले हो तो 5%, सर्विस प्रोवाइडर हो तो 6%, मतलब मैन्युफैक्चरर हो तो 1%, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने स्लैब्स डिटरमाइन की है जिसके बेस पे आप टैक्स डिपॉजिट करा दो, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, आपका जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई करती है। ओके, तो ये मतलब ऑप्शन जो है कि कौन सा सिलेक्शन करना है कि मंथली आपको चाहिए या कॉम्पोजिशन वाला चाहिए, ये सब डिपेंड किस पे करेगा? ये जो अल्टीमेट ओनर है या बिजनेस ओनर है उस पे डिपेंड करता है। बट हर एक की कैपिंग है। जैसे कंपोजिशन में क्या है कि आपका टर्नओवर सेट कर दिया उन्होंने कितना है, ठीक है, उसी तरह आपका जो क्वार्टरली है उसमें आपका टर्नओवर सेट कर दिया कि आप 1.5 करोड़ से ऊपर मान लो क्वार्टरली मत भरो, आप मंथली भरो, ठीक है।
तो बेसिकली है कि जो क्वार्टरली भी है ना, वो कहते हैं कि क्वार्टरली आप रिटर्न फाइल करो, टैक्स पेमेंट मंथली करो। टैक्स पेमेंट मंथ उसमें भी वो क्या करता है, टैक्स पेमेंट भी क्वार्टरली कर देते हैं। फिर जब इंटरेस्ट का नोटिस आना है, फिर उन्होंने बोलना है कि भी इंटरेस्ट लग गया। तो ये चीज होती है। और ये जीएसटी फाइलिंग हर महीने कौन सी तारीख को होती है? सर अगर तो जीएसटी फाइलिंग आपकी है नॉर्मल, तो वो हर मंथ 11 तारीख को एक रिटर्न जाती है, ठीक है। जो कि सप्लायर, जिसमें हमने अपनी रिटर्न सबमिट करनी होती है कि हमने कितनी सेल की, और एक रिटर्न जाती है 20 तारीख को, जिसमें हम बताते हैं हमने जो रिटर्न्स में ड्यूरिंग द मंथ हमने सेल परचेज किया उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, वो हम डिपॉजिट कर देते हैं। ये तो होगी नॉर्मल स्कीम। अगर हम आते हैं क्वार्टरली पे, तो क्वार्टरली में क्या रहता है कि आपने क्या करना है, हर 13 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी है, मतलब कंसेक्यूटिव मंथ में, जनवरी की 13 फेब। बट वो ऑप्शनल है क्योंकि क्वार्टरली है वो, बट वो इसलिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया, मान लो मैं B2B सप्लायर ही हूँ, ठीक है, मैंने आपको सेल की, तो अगर मैं 13 तारीख को रिटर्न नहीं फाइल करूंगा तो आपको उसका क्रेडिट जो है वो 3 महीने बाद मिलेगा। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाए। तो उस सिनेरियो में मैं हर 13 तारीख को भी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। और हर क्वार्टर के एंड में 2 डेट्स है, 22 और 24, वो स्टेट वाइज गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है। हर स्टेट को, जैसे पंजाब की 24 को जाती है, ठीक है, तो तब आप रिटर्न फाइल कर दो। और जो कंपोजिशन है वो हर मंथ, हर क्वार्टर, वो भी क्वार्टरली रिटर्न ही है एक तरह से, वो 18 तारीख को जाती है। ओके, तो ये डेट्स भी स्टेट वाइज डिफर करती है? जनरली सर डिफर नहीं करती, बट जैसे क्वार्टरली है उसके लिए डिफर की हुई है। ओके ओके। एंड इसके बाद और कौन से चैलेंजेस आते हैं? इसके बाद सर चैलेंजेस आते हैं जब एक पर्सन का बिजनेस अच्छा चलता है, जो हम चाहते भी अच्छा चले, तो वो फास्टर ग्रोथ की तरफ भागता है। फास्टर ग्रोथ इन द सेंस, जैसे लास्ट ईयर हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसका रेस्टोरेंट का काम था। वो रेस्टोरेंट, उसका जो मॉडल था वो हाईली ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहा था, और जो उसकी क्वालिटी थी वो भी बहुत बढ़िया थी। बट उसका जब रेस्टोरेंट चला तो उसके माइंड में आ गया कि यार मेरा तो ये रेस्टोरेंट चला तो मैं इसके ब्रांचेस खोल दूं। तो उसने 4-5 ब्रांचेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मैंने कहाँ खोलनी है, कहाँ खोलनी है। अब उस टाइम चैलेंज क्या है, अभी तक तो एक ही रेस्टोरेंट कमा रहा है, बट वो क्या सोच रहा है कि यार मैं 4 रेस्टोरेंट खोल लूंगा। अब उसके लिए उसने लीज डीड भी कर ली, सिक्योरिटी भी दे दी, वो पैसा उसने एक तरह से बिजनेस से निकाल लिया। अब रेस्टोरेंट को ओपन होने में 3 से 4 महीने लगेंगे हर एक प्लेस में। ओपन होने के बाद उसको रेवेन्यू कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब तक वो 7-8 महीने में वो उसके वो बिजनेस ने चलना था, उसने अपना जो एग्जिस्टिंग चल रहा रेस्टोरेंट था उसको भी प्रॉब्लम में डाल दिया। बिल्कुल। अब वो एक चलता हुआ रेस्टोरेंट, एक तरह से 4 जो रेस्टोरेंट बनने हैं उसकी भी इनकम बीच में से निकाल लेगा। फिर वो पर्सन और फंडिंग की तरफ भाग रहा है कि यार मेरे रेस्टोरेंट बन जाए, तो उसकी EMI का प्रेशर भी वही एक रेस्टोरेंट झेल रहा है। तो अल्टीमेटली कई बार हम फास्टर ग्रोथ की तरफ जब जाते हैं तो वो जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस अच्छा चलने लगता है उसको भी हैम्पर करना शुरू कर देता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ के जो है चलना चाहिए हमें, फास्टर एकदम से इतना नहीं। आप एक लेवल सेट करो कि यार जब ये बिजनेस मेरा इतना रेवेन्यू देने लग गया, या आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो आपका खुद का है, चाहे वो आपकी फैमिली सेविंग है या आपको समझ आ रहा है ना, आप उससे बिजनेस शुरू करो। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस से पैसा निकाल के अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड करोगे तो वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो करेगा ही। आप प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग बिजनेस में आएगी वो, ठीक है। और इसके अलावा सर एक चैलेंज जो आता है, जो जर्नली देखा जाता है, कि जब आपने कैपिटल सोर्सिंग कर ली, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा चला, तो हम देखते हैं कि लोन्स का हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड रहता है। आपने जब बिजनेस शुरू किया 10 लाख लिया, बिजनेस को एक्सपैंड किया उसको 25 लाख कर लिया, वो बिजनेस और अच्छा चला उसको 50 लाख कर लिया, ठीक है। तो वो हर स्टेज में क्या करते हैं, लोन को टेक ओवर कराना शुरू कर देते हैं। पहले मेरा 10 लाख एक बैंक में चल रहा था, फिर मेरा जब बिजनेस एक्सपैंड हुआ मैं दूसरे बैंक चला गया, या मैंने किसी और वहां से लोन उठा लिया, ठीक है, NBFC। फिर जब ओवर एक्सपैंड किया मैंने और, तो क्या है कि हर एक स्टेप पे फोरक्लोजर भी लगा रहे हैं हम अपने आप को, फिर प्रोसेसिंग फीस भी पे कर रहे हैं। तो जब बिजनेस को पैसा मिलता है, मान लो आपका 10 से 25 हुआ, आपने प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस, टेम्पररी सब पे करके आपको नेट 14 लाख में मिला, तो तब आपको पता नहीं चलता कि मेरा 1 लाख रुपया वेस्ट हो गया। बट वो अल्टीमेटली जब आप उसको EMI की फॉर्म में पे करते हो तब आपको वो चुभने लगता है कि यार ये पैसा तो मेरे को मिला ही नहीं, मैं जिसके पैसे दे रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे भी सिनेरियो आता है, मान लो किसी का 50 लाख का लोन था, उसने टेक ओवर करा के 80 ले लिया, जब इफेक्टिव कैलकुलेशन की तो उसके पास 2.5-3 लाख तो वैसे ही उड़ गया।
फिर उसने 80 का 1 CR कर लिया, फिर से वो फोरक्लोजर ये सब कर रहा है। तो जो हिडन कॉस्ट होती है जब भी हम नया लोन लेते हैं उसको देखना बड़ा जरूरी है। फिर वहां पे भी वो क्या गलती करते हैं, अब जैसे डेली EMI बेस भी लोन चल पड़े हैं कि वो आपके अकाउंट से डेली पैसा काटते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो लिख देते हैं 12% फ्लैट, 18% फ्लैट। तो पर्सन सोचता है कि चल 1% ही है, ठीक है, मंथ का, बट आप डेली EMI दे रहे हो, वो कंसिडर नहीं करते। इफेक्टिवली वो पहुंचता है 42%, 43% पे। बिल्कुल। वो सैंक्शन लेटर पे भी लिखा होता है, बट वो इतना ध्यान ही नहीं देते कि यार ठीक है 3000 ही तो जा रहा है मेरे दिन का, क्या ही पता चल रहा है। मतलब ये वही एग्जांपल हो गया, जैसे बैंक्स है, जैसे IDFC बैंक या और भी बैंक्स है, वो एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि सेविंग अकाउंट पे वो अप टू 7% वो ROI दे रहे हैं, लेकिन वो पता लगता है कि वो एक सर्टेन बैलेंस के बाद दे रहे हैं, बाकी बैलेंस पे तो नॉर्मल बैंक्स की तरह ही ROI ऑफर कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि वो दिखाने का तरीका कुछ और होता है, तो वो देख नहीं पाते। वो हाई जो कॉस्ट है वो उन्हें कहीं ना कहीं फिर परेशान करना शुरू कर देती है। एक इसको हम चैलेंज नहीं बोल लेंगे, जो एक मेजर ड्रॉबैक है, जैसे हमने रिसर्च में बताया कि वो अपने बिजनेस के हिसाब से ना नेचर ऑफ कंसर्न को आइडेंटिफाई नहीं करते। ओके, ठीक है, इसकी मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, क्लाइंट था तो उसका मॉडल बहुत अच्छा था, वो ई-कॉमर्स बेस भी था, उसकी खुद की ऐप थी, खुद की वेबसाइट थी। ठीक है, उसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए था, वो भी उसने गवर्नमेंट से ले लिया। ठीक है, उसके बाद वो मेरे पास सिर्फ फंडिंग के लिए आया, मीन्स उसने ऐप बेस भी वर्क कर लिया, उसने अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बना ली, उसने अपनी वेबसाइट पे भी काम शुरू कर लिया, उसने गवर्नमेंट से उस चीज का लाइसेंस भी ले लिया जो कि 10 साल के लिए वैलिड था। लाइसेंस कौन सा? उसका था कार स्क्रैप का काम, कार स्क्रैप का, जो दिल्ली में जैसे, ठीक है। ओके, तो उसने कार स्क्रैप का काम करना था, गवर्नमेंट से अप्रूव करवा लिया उसने काम अपना। जब वो मेरे पास आया फंडिंग के लिए, फिर मैंने देखा कि भाई जब तेरा टेक बेस इतना अच्छा काम है तो ऑनलाइन क्या है कि फ्यूचर में स्क्रैप को रीसेल कर सकता अच्छी तो स्टार्टअप में क्यों नहीं गया? कहता भैया जिसने मेरा बनाया उसने मेरे को बताया ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, अब उसने क्या है कि लाइसेंस मिल चुका है, दोबारा वो लाइसेंस पे पैसे नहीं खर्च सकता, अपने मॉडल पे नहीं खर्च सकता। बिल्कुल। तो जो देखो उसको स्टार्टअप के इतने सारे बेनिफिट मिलने थे, ग्रांट के मिलने थे, या उसको 50 लाख डेट के रूप में मिल सकता था, या उसको 80 IAC का एग्जाम्पशन मिल, वो सारी वो खो बैठा जस्ट लैक ऑफ रिसर्च की वजह से। लैक ऑफ रिसर्च, या वो वही बात होगी जो सबसे पहले पॉइंट बताया था, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टीम, वहाँ पे वो पॉइंट आया था कि वो चीजें गलती कर लेते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं खराब करता है। अब ये बात तो सर इसमें, लेकिन ये भी चीज है कि आपने तो ये उस क्लाइंट को बता दिया, अगर आप नहीं बताते तो शायद से उसके हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, उसने तो सही डिसीजन लिया है, तो सही एक राय लेना तो वो भी काफी ज्यादा, वो भी चीजें मैटर करती है। अब उसमें भी क्या है कि आप भी देखोगे, फिर उसमें भी प्रॉब्लम कहाँ आती है। बैंक ने भी क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए हैं कि यार अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हम उसको 5 करोड़ तक की लोन दे सकते हैं, अगर कोई कंपनी है तो हम उसको 15 करोड़ भी दे सकते हैं हायर लेवल पे। बिल्कुल। तो वहां पे भी उसको चैलेंज आया जब वो बड़ा लोन लेने गया कि वो प्रोप्राइटर था, इसके आगे का जो लोन लेना है तो उसको उससे भी हायर अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो भी चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है बिजनेसमैन के लिए। सही, ठीक है। इसके अलावा जो है कि मान लो प्रोप्राइटरशिप फर्म में, चलो उसने खुद नहीं हैंडल करना है, कई बिजनेसेस आ जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में। जब तो स्टार्टिंग फेज आता है तब तो ठीक है, जब वो बिजनेस ग्रो करता है तो पार्टनर्स में ही डिस्प्यूट कहीं ना कहीं पैदा होने शुरू हो जाते हैं, फिर बिजनेस सेपरेशन की बात हो जाती है, या वो भी कहीं ना कहीं फिर क्या है कि आपने जो बिजनेस इतनी मेहनत से स्टार्ट किया उसको खत्म ही कर लिया, तो वो भी एक मतलब अगर मान लो मुझे भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है और अगर मैं पार्टनरशिप में शुरू करने का सोचूंगा तो मेरे घर वाले हमेशा बोलेंगे कि यार पार्टनरशिप में मत कर, ये तो अपना इंडिविजुअल कर ले, ये कहावत है आजकल की पार्टनरशिप ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है, उसका कारण यही है कि भी लाइक माइंडेड पीपल होना बड़ा बहुत टफ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि यार सब अच्छा ही चलेगा, हमारी पार्टनरशिप वैसी ना रहे, ठीक है, हमारी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, बट कभी ना कभी जब बिजनेस या कोई भी आपका काम है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, रियल टेस्ट वहां पे आने शुरू होते हैं, और वहां पे आप उसको कैसे टैकल करते हो फिर वो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टनरशिप में वैसे देखा जाए तो इंडिया में कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि स्टिल स्टार्ट ही पार्टनरशिप से हुए थे और अभी भी पार्टनरशिप फर्म्स ही हैं आज की डेट में भी, एक सक्सेसफुल जो है पार्टनरशिप फर्म्स है वो। तो लेकिन
ये बात सच है कि इसमें चैलेंजेस काफी आते हैं। बहुत चैलेंज। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, मान लीजिए कि किसी ने पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दी, कल को दोनों पार्टनर्स के बीच में जो है कुछ ना कुछ फाइट होगी और वो डिस्प्यूट रेज हो गया, तो फिर फर्दर क्या रहता है? जैसे बिजनेस तो मान लीजिए खत्म हो ही जाएगा एक विद टाइम, लेकिन जो बाकी जो डेटर्स हैं जिनको बाकी जो क्रेडिटर्स हैं जिनको पैसा देना है, फर्म ने देना है, तो वहां पे फिर लायबिलिटी तो किसकी सर होती है? उसमें भी मैटर करता है। सपोजिंगली मान लो पार्टनरशिप में आपका डिस्प्यूट आ गया, मान लो 2 ही पार्टनर थे, हाँ, एक पार्टनर कह रहा है कि मैंने जाना है, ठीक है। तो जर्नली क्या होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, जो आपका शेयर बनता है वो उसको पे ऑफ करके नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके। तो उससे क्या है, वो पार्टनरशिप चलती रहती है। अगर आपने पूरा ही डिसॉल्व कर दिया तो क्या है कि वो बुक एंट्री है, मतलब आप उनको पे करोगे, आपके डाटा क्राइटेरिया एडजस्ट हो जाएंगे, आपने जिनसे लेना था उनसे ले लिया, या जिनको देना था वो दे दिया, आपके बिजनेस में काम करना, जस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करना बंद कर दिया। जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैश फ्लो था उससे आपने उनको पे ऑफ कर दिया, जो रेस्ट है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। और अगर कैश फ्लो नहीं है तो, और क्रेडिटर देनदारी ज्यादा है फिर? तो सर उसमें सिनेरियो मैटर करता है कि वो पर्सनली आप उस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो एज पर लॉ तो क्या है कि उन लोगों को अपना जो है पर्सनल कैश लेके उनको पे ऑफ करना है। अगर नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट मानेगी। ठीक है। मतलब एक वन लाइन में अगर मैं पूछना चाहूँ तो आज की डेट में पार्टनरशिप फर्म में काम कोई भी शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस और नो? सर वही चीज आ जाती है कि विद क्वेश्चन करना चाहिए। ओके। अगर मैं सजेस्ट करूँ, वैसे भी पार्टनरशिप हाईली टैक्सेबल है। बिल्कुल 37% आपने बताया। 31.20%, वो भी लो प्रॉफिट पे, मतलब सरचार्ज आगे शुरू हो जाते हैं 1 CR पे ऐसे, ठीक है। तो मैं 31.20 तो बेस रेट है। ओके। तो उससे फिर ज्यादा हम अच्छा सजेस्ट करते हैं कि आप कंपनी फॉर्म कर लो, क्योंकि कंपनी परपेचुअल है, चलती रहेगी, टैक्स भी कम है, आगे उसमें इंसेंटिव भी ज्यादा है जो भी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो कल को अगर मान लो कि कोई छोड़ता भी है, देन आप उसको उसका शेयर की पेमेंट करो, उससे शेयर बाय आउट करो, और आपसी डिस्प्यूट उसमें कम रहते हैं। मतलब जस्ट काम भी करना है, इकट्ठे कर लो, बस नेचर ऑफ कंसर्न चेंज कर लो कि थोड़ा बेनिफिट रहे, कि बिजनेस के ऊपर बात ना है, बिजनेस पे बात ना है। हाँ, उसमें एक और क्या है कि अभी क्या है कि जैसे आप कह रहे थे कि बिजनेस एक्सपेंशन मोड पे चला गया, लो हम चैलेंजेस क्या है कि वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आते हैं, वो बाद में भी आता है जब हम बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। जब मेरा बिजनेस एक्सपैंड होता है तो उसमें 2 जो मेजर चैलेंजेस आते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ जैसे मैं, एक तो SKUs। तो जैसे मैं SKU ज्यादा बना लेते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि मान लो आप लगा लो एक तरह से मैंने मान लो कि मेरा ड्रेसेस का काम है, मैंने लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज बना ली ड्रेसेस की, तो मेरे को प्रोडक्शन तो करके रखनी पड़ेगी। कुछ आइटम्स बिकती हैं, कुछ आइटम फिर डेड पे चली जाती है, ठीक है, मेरे को वो लो वैल्यू पे सेल करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे बिजनेस हैम्पर होता है, कहीं ना कहीं उसका पैसा या तो स्टक हो जाता है या लॉस बन के निकलता है, ठीक है। उसके अलावा जो उसको एक्सपेंशन में चैलेंजेस आते हैं कि वो कैपेसिटी एकदम से इतनी बढ़ा लेते हैं कि जो उसका प्रेजेंट रेवेन्यू है वो उसको मीट कर ही नहीं पाता। ओके, ठीक है। जैसे मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी, इन्होंने ब्रांचेस एक्सपेंड कर लेते हैं, एक और रेंटल पे फैक्ट्री ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ा ली, फिर मेरे को लेबर भी रखनी पड़ेगी, मेरे को मशीनरी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको एक बिजनेस का बेस पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को किस लेवल पे जाके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। जब मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा उसके बाद ही मेरे को देखना पड़ेगा कि यार इतना रेवेन्यू जो है मेरा प्रेजेंट मॉडल कर सकता है जनरेट या नहीं कर सकता, या अगर मैं उसमें कंटीजेंसी अज्यूम करूं तो कितने टाइम बाद मेरे को रेवेन्यू आएगा और उसके बीच के गैप में मेरे पास फंडिंग है उसको मैट करने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैलेंजेस आते हैं। तो सर आपने कई सारे चैलेंजेस अभी बताए हैं जो कि एक नए बिजनेस को आते हैं या फिर एक बिजनेस जो काफी टाइम से रनिंग कर रहा है तो उसको फ्यूचर में भी क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अब सर जैसे कि ये जो पॉडकास्ट सीरीज है इसका पर्पस बनाने का ये है कि उन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके माइंड में कोई आइडिया है कोई बिजनेस करने का, तो अब आपसे सिर्फ आखिरी सवाल मेरा ये है कि 5 वो गोल्डन टिप्स आप बताइए कि एक नए एंटरप्रेन्योर को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कौन से 5 गोल्डन टिप्स है जो आप देना चाहेंगे उनको। बेसिकली सर अगर पर्सन ने अपने चैलेंजेस को मैट कर लिया तो वो उसके लिए गोल्डन टिप है। ओके, ठीक है, बस यही है कि एक तो वो अपनी राइट टीम असेस करे, बढ़िया तरीके से असेस करके अपनी फंडिंग ले। ये नहीं है कि भी मैं NBFC से पकड़ लूँ या प्राइवेट लेंडर से पकड़ के अपना बिजनेस को स्टार्ट करो।
ओके, अपनी स्किन इन दी गेम रखे, ठीक है। ठीक है। कोशिश करे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद का पैसा लगाए। ये ना सोचे कि यार बैंक मेरे को पैसा दे रहा है या गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से मेरे को मार्जिन कम डालना पड़ रहा है, तो मैं क्या है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लूँ। तो डेट का बर्डन तो आना ही है ना। हम लोन एनपी करने की टेंशन से तो ले नहीं रहे, चुकाना है तो वो चुकाएंगे। तो हम बिजनेस से तो जितना ज़्यादा पैसा खुद का लगा होगा उतनी टेंशन कम रहेगी। फिक्स को जितनी ज़्यादा पॉसिबल है अवॉइड करें, जितनी हम उसे कम कर सकते हैं। अननेसेसरी हम अपना रेंटल कॉस्ट ना बढ़ाएं अगर हमें लग रहा है कि हमें सस्ती स्पेस मिल सकती है। लेबर को मैनेज करने का देखें, ठीक है जी। और ज़्यादा कोशिश करें कि जो बिजनेस है उसमें इमरजेंसी फंड जैसे मैंने बताया वो क्रिएट करते रहें, ठीक है। वो क्योंकि हमें जैसे भी लास्ट देखो कोरोना आया था, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो काफ़ी बिजनेस ही शट डाउन हुए थे। आपने भी देखा होगा, आपके पास उस टाइम लोन भी और लोगों के ओवरड्यू हुए थे, बिल्कुल। कि भी हम कोरोना की वजह से पे नहीं कर पाए या डीमोनेटाइजेशन हो गई थी जिस चक्कर में हमारा सर्कल रुक गया था। तो वो इसलिए रुक जाता है एकदम से क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं होते इमरजेंसी के। ना हम उस टाइम ईएमआई भर पाते हैं, ना हम उस टाइम क्या है कि हम सप्लायर को टाइमली पे कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से मे भी हम महंगी फंडिंग भी उठा लेते हैं, तो उसका प्रेशर भी हमारे ऊपर आता जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपनी कंसर्न जो है, नेचर ऑफ कंसर्न, उसमें प्रोप्राइटरशिप खोलनी है, प्राइवेट लिमिटेड खोलनी है, वो पहले आइडेंटिफाई करके चलें कि भी राइट मेरे लिए क्या है, मेरा नेचर ऑफ कंसर्न। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला पीएमएजीपी स्कीम है या पीएमएफएमई है, तो मेरे को तभी पता चलेगा। कई बार ऐसे भी केसेस हो जाते हैं, बंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लाया, फिर कहता है मेरे को पीएमएजीपी का बेनिफिट दिलवा दो, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, कहाँ से दिलवाए। तो ये सब चीजें वो पर्सन ध्यान में रखे जिसने नया काम शुरू करना है, और एक बार स्टार्टिंग में एक्सपर्ट गाइडेंस ले ले, ताकि उसको क्या है कि क्लैरिटी आ जाए कि भी मैंने क्या काम करना है, कैसे करना है, टीम मेरी कैसी होनी चाहिए, क्या मेरे मंथली एक्सपेंडिचर रहेंगे, मेरे पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या आना है, कितने तक का आ सकता है, अगर अनएक्सपेक्टेड राइस होता है मेरे प्राइजेस में तो क्या सिनेरियो बन सकता है। जैसे आपको बताया जीएसटी रेट बढ़ा कपड़ा पे 12 से 18, तो सीधा 6% का मार्जिन उड़ गया। तो मान लो किसी की 1 CR मंथली की सेल है तो उसका तो 6 लाख खलो सीधा सीधा हो गया, वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता। तो वो चीजें कहीं ना कहीं फिर बिजनेस को रिस्की पोजीशन में डाल देती हैं। वो बस इन चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो ये 5 गोल्डन टिप्स दिए हैं सर ने, तो 1-2 और ऐड ऑन कर दिए हैं इसमें। सर से जितनी ज़्यादा हम राय लेना चाहें, जो इनके एक्सपीरियंस हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहें वो कम रहेंगे, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कई फर्म्स के साथ सर डील कर रहे हैं और कई न्यू एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, कई पुराने बिजनेस हाउसेस भी हैं। तो सर सबसे पहले तो सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी भी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत महसूस होती है तो आप जो है बैंकिटोन का सहारा ले सकते हैं। बैंकिटोन आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, और कंसल्टेशन लेने के लिए आप जो है नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी सर के द्वारा और मेरे द्वारा। और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सपना है एक एंटरप्रेन्योर बनने का, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको पूरा सपोर्ट किया जाए। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैंकिटोन के पहले पॉडकास्ट को सक्सेस बनाने के लिए। थैंक यू सर। ये सीरीज बहुत मजेदार रही है और मैं चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को मिले आपके थ्रू। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सर को धन्यवाद कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे वेबिनार के साथ जरूर जुड़िए। वहां पे आपके जितने भी डाउट है लाइव 1-on-1 आपके सभी क्लियर करेंगे। धन्यवाद।